मगध के उत्थान के बाद मौर्यकाल समाप्त हुआ और गुप्त काल की स्थापना हुई। गुप्त काल का कार्यकाल 300 ईस्वी से 600 ईस्वी तक था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल के दौरान भारतीय कला एवं संस्कृति का विकास अपनी चरम सीमा को छू गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई, जिसे एक बार पुनः स्थापित करने का प्रयास कुषाण व सातवाहन वंश के द्वारा किया गया, परंतु वह अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। गुप्तों को कुषाणों का सामंत कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, जिसका शासनकाल 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक माना जाता है। यह गुप्त वंश का ऐसा शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त के बाद शासक घटोत्कच बना। चंद्रगौमिल के व्याकरण में गुप्तों को जट अथवा जाटों का कहा गया है, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त ने अपनी पूर्णा ताम्रपत्र में धरण गोत्र का उल्लेख किया है, जो कि उनके पिता की गोत्र रही होगी, क्योंकि उनकी पत्नी रुद्रसेन द्वितीय विष्णुवर्दी गोत्र के ब्राह्मण थे। गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। के.पी. जायसवाल ने शूद्र कहा है गुप्तों को, रोमिला थापर ने वैश्य कहा है, हेमचंद्र राय चौधरी ने ब्राह्मण कहा है और मजूमदार ओझा ने क्षत्रिय बताया है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का शासक बना। 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल रहा। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यह गुप्त काल का प्रथम ऐसा शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। इस विवाह की पुष्टि उनके द्वारा चलाए गए कुमारी देवी प्रकार के सोने के सिक्के में होती है। इस विवाह का उपरांत चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र दहेज में मिला, जिसे गुप्तों ने अपनी राजधानी बनाया। गुप्त वंशावली में यह पहला शासक था जिसके सोने के सिक्के प्राप्त होते हैं। इसने अपने राज्य रोहण के दिन 9 मार्च 319 ईस्वी को एक नया गुप्त संवत चलाया। अगला शासक समुद्रगुप्त, ये इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का कार्यकाल माना जाता है। समुद्रगुप्त की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना उनके द्वारा दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा की गई। प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण कराने का श्रेय तिलबट को जाता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया है। अतः विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्र राज की कविराज उपाधि का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के युद्धों का वर्णन मिलता है तथा उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों का भी उल्लेख हुआ है, जो कि निम्न प्रकार थी। समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के 12 राजाओं को पराजित किया। उसने आर्यव्रत के इन युद्धों में प्रसबोधन की नीति का अनुसरण किया। प्रस्त्रबोधन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ फेंकने वाला। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के युद्ध में भी 12 राजाओं को पराजित किया तथा अपने यहाँ ग्रहण मोक्षाग्रह की नीति का अनुसरण किया, अर्थात राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाना। उसने उपहार कर आदि स्वीकार किया तथा उन्हें पुनः मुक्त कर दिया। प्रोफेसर राय चौधरी ने दक्षिणापथ की इस विजय को धर्म विजय कहा है। समुद्रगुप्त ने विदेशी शक्तियों को भी पराजित किया तथा इस हेतु विदेशी शक्तियों ने निम्नलिखित नीति अपनाकर समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की: कन्योपायन, आत्मनिवेदन और स्व-विषय मुक्त शासन याचना। कन्योपायन में अपनी कन्याओं का विवाह गुप्त शासकों के साथ करवाया। आत्मनिवेदन में स्वयं दरबार में उपस्थित होकर
और स्व-विषय मुक्त शासन याचना में अपने प्रांत के शासन करने के लिए आदेश प्राप्त करना। समुद्रगुप्त ने उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम शासकों को अपने अधीन करने के लिए निम्नलिखित नीति अपनाई। पहली नीति थी सर्व करदानम, दूसरी आज्ञाकरणम, तीसरी प्रणाम आगमन। समुद्रगुप्त की इन समस्त विजयों का उल्लेख धरणीबंध अर्थात संपूर्ण भारत को राजनीतिक सूत्र में बांधना है। हिरण अभिलेख में समुद्रगुप्त के क्रोधित होने पर उसे यमराज के समान तथा प्रसन्न होने पर कुबेर के समान बताया गया है। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी बताया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेध प्रकार और व्याघ्र हनन प्रकार और वीणावादन प्रकार के मिलते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे लिच्छवी दोहित्रा कहा गया है। समुद्रगुप्त कालीन सिक्कों के ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुए हैं। वीणावादन प्रकार के सिक्कों में चंद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां अप्रतिरथ अर्थात जिसके विजय रथ को रोका ना जा सके। संपूर्ण गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय को ही यह उपाधि प्राप्त थी। दूसरी उपाधि परम भागवत, गुप्त वंश में यह उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। इसके अलावा इसे निम्नलिखित अन्य उपाधियां प्राप्त थी, जैसे देवगुप्त, देवश्री, देवराज, विक्रमांक, श्री विक्रम सिंह। विशाख दत्त के नाटक ग्रंथ में देवी चंद्रगुप्तम में समुद्रगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच एक निर्बल शासक के रूप में रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर धनु स्वामिनी से विवाह कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। सर्वप्रथम 1924 में राखलदास बनर्जी ने समुद्रगुप्त की इतिहासकर्ता सिद्ध करने का प्रयास किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया। इसी विवाह से उसे प्रभावती नामक पुत्री प्राप्त हुई। प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया। इसी रुद्रसेन ने की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत से शकों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को शकारी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा व्याघ्र प्रकार के चांदी के सिक्के चलाए। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक फाहियान आया। इसने अपने ग्रंथ फोकोकी में चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं किया। इसने लिखा है कि मध्य देश के लोग व्यापार हेतु कौड़ियों का प्रयोग करते थे। फाहियान ने गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था के लिए लिखा है कि गुप्त व्यवस्था के दौरान न्याय कठोर नहीं था, परंतु बार बार अपराध करने पर अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में महरौली के लौह स्तंभ से भी जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, जिसमें निम्नलिखित शामिल थे: कालिदास, धन्वंतरी, शपणक, बेताल भट्ट, अमर सिंह, कटकपर, शंकु, वरुरुचि, वराहमिहिर। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। संपूर्ण गुप्त वंश की वंशावली बिलसंड अभिलेख से प्राप्त होती है। सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के समय से ही लगाए गए। तुमेन अभिलेख में इसे शरदकालीन सूर्य की भांति कहा गया है। यह गुप्त वंश का प्रथम ऐसा शासक था जिसने 3 अभिलेख बंगाल से प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त का पहला अभिलेख दामोदरपुर, दूसरा धनदेह, तीसरा बेलग्राम, जो कि ताम्रपत्र पर लिखा गया है। गुप्त काल का प्रथम ऐसा शासक था जिसने गुप्तकालीन सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर का अंकन करवाया, जिस पर गुप्त शासकों के शैव अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इम्पोर्टेंट, कुमारगुप्त ने शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है।
चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्ठ के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। ईसा पहली शताब्दी में इस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के दो भागों में विभाजित हो गया। प्रथम हीनयान, जो कि छोटी सवारी कहते थे, और दूसरा महायान, जिसे बड़ी सवारी या नागार्जुन शून्यवाद कहते थे। महायानों का नेता नागार्जुन, या जिसने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज नाम पुस्तकालय है, जो 3 भागों में विभाजित है: रत्नरंजक, रतौंधी और रत्नसागर। अगला शासक स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। इसमें हुणों को आक्रमण को निष्फल किया, जिसका उल्लेख भीतरी अभिलेख गाजीपुर में मिलता है। इसने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया। इसके शासनकाल में सोने के सिक्कों का वजन सर्वाधिक था, क्योंकि सोने के सिक्कों में सर्वाधिक मिलावट इसी के शासनकाल में हुई। स्कंदगुप्त, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। इसकी मृत्यु के साथ ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त व नरसिंह गुप्त, बलादित्य व भानुगुप्त शासक बने। इम्पोर्टेंट 510 ईस्वी में भानुगुप्त ने एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के सैनिक गोपराज की पत्नी के सती होने का भी वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन राजव्यवस्था। प्राचीन काल से चली आ रही उपाधियां जैसे राजन इत्यादि को त्याग कर नई उपाधियां धारण की। महाराज, भोगिक, भोक्ता, गोप्ता राज्य में तथा केंद्र में महाराजाधिराज, सम्राट, परम भागवत, परम भट्टारक व अप्रतिरथ। गुप्त काल में पहली बार स्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि पश्चिमी क्षेत्रों के शासक जैसे राजस्थान, गुजरात इत्यादि शासकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र रही, परंतु चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में द्वितीय राजधानी के रूप में उज्जैन था, जबकि स्कंदगुप्त के समय में इसे अयोध्या स्थानांतरित किया गया। राज्य चिन्ह में मयूर, सम्राट, भक्ति प्रांत में ऊपरी, विषय जिला में विषयपति रहता था, पेट तहसील में ग्राम सभा और ग्राम में स्वशासित था, जो ग्रामीण व भोजक कहलाते थे। मध्य भारत में पंचमंडली ग्राम सभा थी। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली कहा जाता था। कृषि प्लस पशुपालन प्लस व्यापार राजस्व कहलाता था। और गुप्तकालीन राजव्यवस्था में केंद्र में राज्य चिन्ह गरुड़ था। राजा का पद वंशानुगत था, परंतु ज्येष्ठा अधिकार नहीं था। गुप्त काल में मंत्रिपरिषद का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता है, परंतु फिर भी कुछ अधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे प्रथम महाबली बलाधिकृत, जिसे सेनापति कहा जाता था। महादंडनायक, जो मुख्य न्यायाधीश होता था। कुमारामात्य, सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, वर्तमान IAS के समान पद था। महासर्वविग्राहक, जिसे शांति मंत्री व विदेश मंत्री कहा जाता था। पद संख्या 2, 3, 4 चंद्रगुप्त के समय हरिसेन के पास थे, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यह पद हरिसेन के पुत्र वीरसेन के पास थे। गुप्तकालीन राज्यव्यवस्था में राजस्व। गुप्तकालीन राज्यव्यवस्था कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। व्यापार में कमी आई। लंबी दूरी के व्यापार लगभग समाप्त हो गए थे। संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था। राजा को उपज का 1/6 भाग कर के रूप में मिलता था, जिसे भाग कहा जाता था। अन्य कर, भाग, ऊपरी, हिरण्य, 3 प्रकार के कर और अन्य प्रकार के थे, जिसमें भोग, राजा को अपनी इच्छा से प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट जैसे फल, फूल इत्यादि भोग कहलाते थे। उपरीक, स्थानिक या अस्थायी किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर उपरीक कहलाता था। हिरण्य, नगद के रूप में दिया जाने वाला कर कहलाता था। गुप्त काल में राजस्व नकद व मय अन्न के रूप में दिया जाता था। भूमि के प्रकार। क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे।
वास्तुभूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तुभूमि कहते थे। अप्रेहंत, जंगली भूमि को अप्रेहंत कहते थे। और खील, जोती हुई भूमि को खील कहा जाता था। सिक्के, प्राचीन भारत सोने के सर्वाधिक सिक्के चलते थे, कुषाणों की नकल पर बनाए गए थे। इम्पोर्टेंट, चांदी के सिक्के को रूपक या रुपयक कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। सर्वाधिक गरुड़ का सिक्कों पर अंकन मिलता है और सिक्कों पर मयूर, राजा, कार्तिकेय आदि का अंकन मिलता है। स्कंद गुप्त द्वारा बैल के चित्रण या वृषभ के चित्रण वाले सिक्के भी चलाए गए। सिक्कों पर अंकन का सही क्रम गरुड़, मयूर, राजा और कार्तिकेय। समाज, गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्त काल में पहली बार शूद्रों की स्थितियां सुधरी हुई थी। महाभारत व पुराण सुनने का अधिकार मिला। शूद्रों को सैनिक व कृषि कार्यों में लगाया जाता था। इम्पोर्टेंट, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। एक नया वर्ण चांडाल विकसित हुआ, जो कि ग्राम से बाहर निवास करता था तथा गांव में प्रवेश करते समय यह ढोल बजाते हुए आते थे ताकि लोग उनसे दूर हट जाए। अतः समाज में अस्पृश्यता का जन्म हुआ। स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में स्त्रियों के बिना जीवन को शून्य माना गया है। गुप्तकालीन धर्म व्यवस्था, गुप्त काल को हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय वैष्णव तथा शैव सर्वाधिक विकसित हुआ। भानुगुप्त का एरन अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा गुप्त काल की देन है। शिव पार्वती की सम्मिलित मूर्तियां तथा उनके अर्ध नागेश्वर के रूप में गुप्त काल में पूजा किया गया। ब्रह्मा, विष्णु व महेश के 3 मूर्ति के रूप में पूजा जाता था। चतुर्मुखी तथा षटमुखी शिवलिंग की पूजा गुप्त काल की देन है। महाभारत व पुराणों का वर्तमान स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है गुप्त काल की ही देन है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म, तीसरे प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण था। फाहियान ने खेतान व नालंदा को वेद को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बताया है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मथुरा से बड़े बुद्ध की प्रतिमा व सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जैन धर्म की द्वितीय जैन संगीति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण या देवदार्गिनी के द्वारा की गई। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, गुप्त काल में पहली बार मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, अर्थात भारत में एक नई वास्तुकला ने जन्म लिया। वास्तुकला हेतु निम्नलिखित शैलियाँ प्रचलित थी। नागर शैली, इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। यह शैली उत्तरी भारत में प्रचलित थी। इसकी प्रमुख विशेषता विशाल शिखर थे। भारत में सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग झांसी स्थित देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया। इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा था। द्रविड़ शैली, यह शैली दक्षिण भारत से प्रचलित थी। इसकी विशेषता, इसमें विशाल प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इनका आकार पिरामिड के समान होता है। बेसर शैली, चालुक्य शासक द्वारा प्रचलित करने के कारण इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। इसे खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। एकायतन शैली, वह मंदिर जिसमें गर्भगृह एक प्रतिमा हो उसे एकायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन शैली, वह मंदिर जिसमें गर्भगृह में 1 से अधिक अर्थात 5 तक प्रतिमाएं होती है उसे पंचायतन शैली मंदिर कहते हैं। जैसे दशावतार मंदिर, मध्य में विष्णु का प्रतिमा होती है तथा दाएं तरफ शिव, एक तरफ शक्ति और एक कोने में गणेश जी तथा एक तरफ सूर्य
की प्रतिमा स्थित होती है। यह पंचायत शैली का उदाहरण है। महामारू शैली, जहाँ पर अनेक मंदिर एक साथ बने हुए होते हैं उन्हें महामारू शैली कहते हैं। तक्षण शैली, छेनी व हथौड़े के माध्यम से मूर्ति का निर्माण कर तैयार मंदिर को तक्षण शैली मंदिर कहते हैं। सिलावट, मूर्ति का निर्माण करने वाले कलाकार को सिलावट कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, दशावतार मंदिर झांसी यूपी में स्थित है। बुमरा शिव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह मंदिर ईंटों से निर्मित व भीतर गांव कानपुर का मंदिर भी ईंटों से ही निर्मित है। अजंता एलोरा की गुफाएं, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अनिष्टा नामक गांव के पास स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन है। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक सर एलेक्जेंडर के द्वारा की गई। इन गुफाओं का निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के आदेश पर उनके सामंत व्याघ्रदेव द्वारा करवाया गया। इन गुफाओं का आकार घोड़े के खुर या नाल के समान है। 1983 में इन्हें गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। गुप्तकालीन साहित्य व साहित्यकार, कालिदास नाटक, कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक की रचना की गई। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। 2 महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखित है। प्रथम महाकाव्य है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवन। 2 काव्य खंड लिखे गए हैं। प्रथम ऋतु संहार, दूसरा मेघदूत। साहित्यकार आर्यभट्ट, यह 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ व ज्योतिषविद व खगोलविद माने जाते हैं। आर्यभट्ट कुसुमपुर के निवासी थे, जिन्होंने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 4 भाग थे। प्रथम भाग गणितपाद, दूसरा था क्रियाकालपाद, तीसरा गोलपाद और चौथा भाग था दक्ष गतिकापाद। आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, इसी कारण दिन और रात बनते हैं। यह कथन भी आर्यभट्ट द्वारा कहा गया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ग्रहण के बारे में बताया। उन्होंने दशमलव पद्धति या जीवा परिधि का मान, पाई का मान 3.14 रखा। एक वर्ष में लगभग 365.25 दिन होते हैं, जो कि आज भी सही माना जाता है। वराहमिहिर ने 12 राशियां दी। पंचसिद्धांतिका, वृह जातक, लघु जातक और बृहद संहिता इनके वराहमिहिर के लिखित ग्रंथ हैं। वराहमिहिर ही पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी के आकर्षण की शक्ति के बारे में कहा। ब्रह्मगुप्त ग्रंथ, ब्रह्म सिद्धांतिका और खंड खाद्ययक। ब्रह्मगुप्त पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में बताया। अमर सिंह ग्रंथ अमरकोश, विष्णु शर्मा ग्रंथ पंचतंत्र। सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित जो ग्रंथ है वह पंचतंत्र है। वात्स्यायन ग्रंथ कामसूत्र। शूद्रक ग्रंथ मृच्छकटिकम, अर्थ मिट्टी की गाड़ी। गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था में राजस्व। गुप्तकालीन राज्य व्यवस्था कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। व्यापार में कमी आई। लंबी दूरी के व्यापार लगभग समाप्त हो गए थे। संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था। राजा को उपज का 1/6 भाग कर के रूप में मिलता था, जिसे भाग कहा जाता था। अन्य कर,
भाग, ऊपरी, हिरण्य, 3 प्रकार के कर और अन्य प्रकार के थे, जिसमें भोग राजा को अपनी इच्छा से प्रतिदिन दी जाने वाली भेंट जैसे फल फूल इत्यादि भोग कहलाते थे। उपरीक, स्थानिक या अस्थायी किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर उपरीक कहलाता था। हिरण्य, नगद के रूप में दिया जाने वाला कर कहलाता था। गुप्त काल में राजस्व नकद व मय अन्न के रूप में दिया जाता था। भूमि के प्रकार, क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहते थे। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहते थे। अप्रेहंत, जंगली भूमि को अप्रेहंत कहते थे। और खील, जोती हुई भूमि को खील कहा जाता था। सिक्के, प्राचीन भारत सोने के सर्वाधिक सिक्के चलते थे, कुषाणों की नकल पर बनाए गए थे। इम्पोर्टेंट, चांदी के सिक्के को रूपक या रुपयक कहा जाता था। सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। सर्वाधिक गरुड़ का सिक्कों पर अंकन मिलता है और सिक्कों पर मयूर, राजा, कार्तिकेय आदि का अंकन मिलता है। स्कंद गुप्त द्वारा बैल के चित्रण या वृषभ के चित्रण वाले सिक्के भी चलाए गए। सिक्कों पर अंकन का सही क्रम गरुड़, मयूर, राजा और कार्तिकेय। समाज, गुप्तकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्त काल में पहली बार शूद्रों की स्थितियां सुधरी हुई थी। महाभारत व पुराण सुनने का अधिकार मिला। शूद्रों को सैनिक व कृषि कार्यों में लगाया जाता था। इम्पोर्टेंट, गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ। एक नया वर्ण चांडाल विकसित हुआ, जो कि ग्राम से बाहर निवास करता था तथा गांव में प्रवेश करते समय यह ढोल बजाते हुए आते थे ताकि लोग उनसे दूर हट जाए। अतः समाज में अस्पृश्यता का जन्म हुआ। स्त्रियों की स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में स्त्रियों के बिना जीवन को शून्य माना गया है। गुप्तकालीन धर्म व्यवस्था, गुप्त काल को हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय वैष्णव तथा शैव सर्वाधिक विकसित हुआ। भानुगुप्त का एरन अभिलेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा गुप्त काल की देन है। शिव पार्वती की सम्मिलित मूर्तियां तथा उनके अर्ध नागेश्वर के रूप में गुप्त काल में पूजा किया गया। ब्रह्मा, विष्णु व महेश के 3 मूर्ति के रूप में पूजा जाता था। चतुर्मुखी तथा षटमुखी शिवलिंग की पूजा गुप्त काल की देन है। महाभारत व पुराणों का वर्तमान स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है, गुप्त काल की ही देन है। बौद्ध धर्म व जैन धर्म, तीसरे प्रमुख धर्म के रूप में बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण था। फाहियान ने खेतान व नालंदा को वेद को बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बताया है। सुल्तानगंज में बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा प्राप्त हुई है। मथुरा से बड़े बुद्ध की प्रतिमा व सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जैन धर्म की द्वितीय जैन संगति का आयोजन गुजरात के वल्लभी नगर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण या देवदार्गिनी के द्वारा की गई। गुप्तकालीन कला एवं साहित्य, गुप्त काल में पहली बार मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ, अर्थात भारत में एक नई वास्तुकला ने जन्म लिया। वास्तुकला हेतु निम्नलिखित शैलियाँ प्रचलित थी। नागर शैली, इसे आर्य शैली भी कहा जाता है। यह शैली उत्तरी भारत में प्रचलित थी। इसकी प्रमुख विशेषता विशाल शिखर थे। भारत में सर्वप्रथम शिखर का प्रयोग झांसी स्थित देवगढ़ के दशावतार मंदिर में किया गया। इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा था। द्रविड़ शैली, यह शैली दक्षिण भारत से प्रचलित थी। इसकी विशेषता, इसमें विशाल प्रवेश द्वार होते थे जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इनका आकार पिरामिड के समान होता है। बेसर शैली, चालुक्य शासक द्वारा प्रचलित करने के कारण इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है।
बेसर शैली नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण होता है। इसे खच्चर या चच्चर शैली भी कहा जाता है। एकायतन शैली वह मंदिर जिसमें गर्भगृह एक प्रतिमा हो, उसे एकायतन शैली कहा जाता है। पंचायतन शैली वह मंदिर जिसमें गर्भगृह में एक से अधिक अर्थात 5 तक प्रतिमाएं होती है, उसे पंचायतन शैली मंदिर कहते हैं। जैसे दशावतार मंदिर, मध्य में विष्णु का प्रतिमा होती है तथा दाएं तरफ शिव, एक तरफ शक्ति और एक कोने में गणेश जी तथा एक तरफ सूर्य की प्रतिमा स्थित होती है। यह पंचायत शैली का उदाहरण है। महामारू शैली जहाँ पर अनेक मंदिर एक साथ बने हुए होते हैं, उन्हें महामारू शैली कहते हैं। तक्षण शैली छेनी व हथौड़े के माध्यम से मूर्ति का निर्माण कर तैयार मंदिर को तक्षण शैली मंदिर कहते हैं। सिलावट मूर्ति का निर्माण करने वाले कलाकार को सिलावट कहा जाता है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर झांसी यूपी में स्थित है। बुमरा शिव का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह मंदिर ईंटों से निर्मित व भीतर गांव कानपुर का मंदिर भी ईंटों से ही निर्मित है। अजंता एलोरा की गुफाएं अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अनिष्टा नामक गांव के पास स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं, जिसमें से गुफा संख्या 16-17 गुप्तकालीन है। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक सैनिक सर एलेक्जेंडर के द्वारा की गई। इन गुफाओं का निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन के आदेश पर उनके सामंत व्याघ्रदेव द्वारा करवाया गया। इन गुफाओं का आकार घोड़े के खुर या नाल के समान है। 1983 में इन्हें गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। गुप्तकालीन साहित्य व साहित्यकार कालिदास नाटक कालिदास द्वारा मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शाकुंतलम 3 नाटक की रचना की गई। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। 2 महाकाव्य कालिदास द्वारा लिखित है। प्रथम महाकाव्य है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवन। 2 काव्य खंड लिखे गए हैं। प्रथम ऋतु संहार, दूसरा मेघदूत। साहित्यकार आर्यभट्ट यह 5वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ व ज्योतिषविद व खगोलविद माने जाते हैं। आर्यभट्ट कुसुमपुर के निवासी थे, जिन्होंने आर्यभट्टम नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 4 भाग थे। प्रथम भाग गणितपाद, दूसरा था क्रियाकालपाद, तीसरा गोलपाद और चौथा भाग था दक्ष गतिकापाद। आर्यभट्ट प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूर्णन करती है, इसी कारण दिन और रात बनते हैं। यह कथन भी आर्यभट्ट द्वारा कहा गया। आर्यभट्ट ने सबसे पहले ग्रहण के बारे में बताया। उन्होंने दशमलव पद्धति या जीवा परिधि का मान पाई का मान 3.14 रखा। एक वर्ष में लगभग 365.25 दिन होते हैं, जो कि आज भी सही माना जाता है। वरामहिर ने 12 राशियां दी। पंच सिद्धांतिका, वृह जातक, लघु जातक और बृहद संहिता इनके वरामहिर के लिखित ग्रंथ हैं। वरामहिर ही पहले ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने पृथ्वी के